नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज सोम्स मास्टर ऑफ कॉमर्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज M.Com MAFS MCO 021 प्रबंधकीय अर्थशास्त्र खंड 1 प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का परिचय इकाई 1 प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र 1 शून्य उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के स्वरूप और विषय क्षेत्र को समझ सकें, अपने आप को आर्थिक शब्दावली से परिचित कर सकें, 1.1 आर्थिक मुद्दों में कुछ अंतर्दृष्टि विकसित कर सकें, आर्थिक संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें, ट्रेड ऑफ या नीति विकल्पों की अवधारणा को समझ सके। प्रस्तावना। अधिकांश उद्देश्यों के लिए अर्थशास्त्र को दो व्यापक श्रेणियों व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रोइकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रोइकोनॉमिक्स में विभाजित किया जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, समग्र अर्थव्यवस्था और इसके समुच्चय जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, निर्यात आयात कराधान नीति आदि का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र निवेश, सरकारी खर्च, रोजगार, कीमतों, रुपए के विनिमय दर में परिवर्तन आदि के बारे में प्रश्नों को संबोधित करता है। महत्वपूर्ण रूप से समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में केवल इन चरों के कुल स्तरों पर विचार किया जाता है, लेकिन कुल आंकड़ों में कई अलग अलग फर्मों के उत्पादन में परिवर्तन, आप जैसे उपभोक्ताओं के उपभोग निर्णय और विशेष वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव छिपा हुआ है। हालांकि समष्टि अर्थशास्त्र मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और मीडिया भी इन्हें बहुत महत्व देती है, यह समाचार पत्रों का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। अर्थव्यवस्था के व्यष्टि पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। अक्सर प्रबंधक के सामने आने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याओं के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की अधिक महत्ता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अभिकर्ता इंडिविजुअल एक्टर्स जैसे फर्मों और व्यक्तियों से संबंधित है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को व्यवहारिक व्यष्टि अर्थशास्त्र अप्लाइड माइक्रोइकोनॉमिक्स के रूप में माना जा सकता है और इसका ध्यान बाजारों में फर्मों और व्यक्तियों की परस्पर क्रिया पर है। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन देखते हैं तो आप नियमित रूप से बढ़ती हुई आर्थिक शब्दावली को सुनते हैं। एक प्रबंधक के लिए इनमें से कुछ आर्थिक शब्द प्रत्यक्ष प्रासंगिकता के हैं और इसलिए उन्हें न केवल समझना बल्कि प्रासंगिक परिस्थितियों में उन्हें लागू करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर उस उत्पाद को प्रभावित कर सकती है जिसका एक प्रबंधक विपणन कर रहा है। RBI द्वारा मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है और आपके उत्पाद की मांग को प्रभावित कर सकता है। राजकोषीय घाटा ब्याज दरों को प्रभावित कर सकता है और इसलिए एक प्रबंधक द्वारा निवेश खर्च आदि को प्रभावित कर सकता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र इस बात पर निर्भर करता है कि फर्म उस आर्थिक परिवेश में परिवर्तन पर कैसे प्रतिक्रिया करती है जिसमें वह संचालित होता है और यह किस प्रकार इन परिवर्तनों की भविष्यवाणी करता है और अपने अस्तित्व के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम संभव रणनीति तैयार करता है। अर्थव्यवस्था एक संस्थागत संरचना है जिसके माध्यम से समाज में व्यक्ति और फर्म अपनी इच्छाओं का समन्वय करते हैं। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि किसी समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को कैसे प्राप्त करता है। इसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने के लिए दुर्लभ संसाधनों के आवंटन के अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। सामान्य तौर पर यह अर्थशास्त्र के अध्ययन को व्यापक रूप से परिभाषित करने के लिए शायद सबसे अच्छा तरीका है। इसमें दुर्लभ संसाधनों के आवंटन पर जोर दिया गया है। आपको यह ज्ञात होगा कि मानव की इच्छाएं असीमित हैं और उन्हें पूरा करने के आर्थिक संसाधन सीमित है और इसलिए चुनाव आवश्यक है। विकल्पों में अनिवार्य रूप से समझौता करना होता है।
उदाहरण के लिए, यदि आप काम की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई के लिए समय निकालना होगा। आपके समय के कई उपयोग हैं और जब आप अध्ययन के लिए अधिक समय देते हैं, तो आप उस समय में कुछ और नहीं कर सकते हैं। यदि संसाधन असीमित हों और निर्णय लेने में कोई समझौता शामिल न हो, तो अर्थशास्त्र एक सबसे गैर दिलचस्प विषय होगा। अर्थशास्त्रियों ने कई सामान्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की है कि अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है। आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्रियों की शब्दावली और आर्थिक संस्थानों के बारे में ज्ञान को एक साथ जोड़ता है। एक आर्थिक संस्था एक शारीरिक या मानसिक संरचना है जो आर्थिक निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। निगम, सरकारें, बाजार सभी आर्थिक संस्थान हैं। इसी तरह सांस्कृतिक मानदंड ये मानक हैं जिनका उपयोग लोग तब करते हैं जब ये यह निर्धारित करते हैं कि कोई विशेष गतिविधि या व्यवहार स्वीकार्य है या नहीं। उदाहरण के लिए, हिंदू मंगलवार को मांस और मछली से परहेज करते हैं। इसका एक आर्थिक आयाम है क्योंकि इसका सीधा असर मंगलवार को इन वस्तुओं की बिक्री पर पड़ता है। इसके अलावा आर्थिक नीति आर्थिक घटनाओं को प्रभावित करने के लिए आमतौर पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई है। और अंत में, आर्थिक तर्क एक अर्थशास्त्री की तरह सोचने में मदद करता है। अर्थशास्त्री व्यापार समझौता के आधार पर प्रश्नों और मुद्दों का विश्लेषण करते हैं, यानी वे हर मुद्दे की लागत और लाभों की तुलना करते हैं और उन लागतों और लाभों के आधार पर निर्णय लेते हैं। बाजार शायद हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण और जटिल संस्था है। एक बाजार आवश्यक रूप से एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि किसी भी बाजार अवस्था का विवरण है जिसमें विनिमय शामिल है। विनियम तत्काल हो सकता है या यह समय के साथ हो सकता है, यानी विनियम जो आज सहमत है लेकिन जहां लेनदेन कहें 3 महीने बाद होता है। आप इस पाठ्यक्रम में उन असंख्य कार्यों के बारे में जानेंगे जो बाजार करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्रेताओं और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं। बाजार प्रतिस्पर्धी या एकाधिकारवादी हो सकते हैं, बड़ी संख्या में फर्मों या कम संख्या में फर्मों के साथ, मुक्त प्रवेश और निकास या सरकारी लाइसेंसिंग फर्मों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर सकते हैं, आदि। यहाँ प्रमुख बिंदु यह है कि फर्म विभिन्न प्रकार के बाजारों में काम करती हैं और लाभप्रदता में सुधार के लिए प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों का उपयोग करती हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र लागत, मांग, लाभ और प्रतिस्पर्धा जैसी अवधारणाओं के लिए आर्थिक विश्लेषण पर आधारित है। यह विशुद्ध रूप से आर्थिक सिद्धांतकारों को आकृष्ट करने वाली विश्लेषणात्मक समस्याओं और प्रबंधकों द्वारा सामना की जाने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याओं के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। यह प्रबंधकीय नीति निर्माण के लिए शक्तिशाली पद्धतियां और दृष्टिकोण प्रदान करता है। यहाँ उन समस्याओं को दर्शाने वाले कई उदाहरण प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा जिन्हें प्रबंधकीय अर्थशास्त्र संबोधित करने में मदद कर सकता है। ये यह भी बताते हैं कि कैसे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। वास्तविक व्यावसायिक निर्णयों में मांग, आपूर्ति, लागत, उत्पादन, बाजार प्रतिस्पर्धा, कीमत आदि महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। 1.2 प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का मौलिक स्वरूप, फंडामेंटल नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। प्रबंधन और अर्थशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का विकास हुआ है। प्रबंधन किसी सामान्य उद्देश्य की दिशा में लोगों के समूह के प्रयासों का मार्गदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण है। हालांकि यह विवरण प्रबंधन के उद्देश्य या कार्य के बारे में सूचित करता है, यह हमें प्रबंधन प्रक्रिया के स्वरूप के बारे में बहुत कम बताता है। कून्स और ओडोनेल प्रबंधन को एक उद्यम में एक आंतरिक परिवेश के निर्माण और रखरखाव के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां समूह में एक साथ काम करने वाले व्यक्ति समूह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रबंधन समन्वय कोई गतिविधि या चल रही प्रक्रिया, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया और
दूसरे लोगों से काम करवाने की कला है। दूसरी ओर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अर्थशास्त्र अभाव स्केर्सिटी की सबसे मौलिक समस्या की अभिव्यक्तियों का विश्लेषण और उत्तर प्रदान करने में लगा हुआ है। संसाधनों का अभाव जीवन के दो मूलभूत राशियों से उत्पन्न होता है। मानव की आवश्यकता वांट्स वस्तुतः असीमित और अतृप्त होती हैं, और इन मानवीय मांगों को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन सीमित हैं। इस प्रकार हमारे पास वह सब कुछ नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं। हमें मोटे तौर पर निम्नलिखित के संबंध में चॉइस करना चाहिए। कैसे उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करें, तथा किसके लिए उत्पादन करना है। ये तीन चयन की समस्याएं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अर्थव्यवस्था के तीन केंद्रीय मुद्दे बन गए हैं, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। प्रतियोगिता उद्देश्यों के बीच दुर्लभ स्केयर संसाधनों के आवंटन के प्रश्न से निपटने के लिए अर्थशास्त्र ने कई अवधारणाएं और विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित किए हैं। गैर-तुच्छ समस्या जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है वह यह है कि कैसे एक अर्थव्यवस्था अपने विभिन्न संस्थानों के माध्यम से ऊपर दिए गए तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करती है या उनका उत्तर देती है। इसे हासिल करने के तीन तरीके हैं। पहला, पूरी तरह से बाजार तंत्र द्वारा। दूसरा, पूरी तरह से सरकार द्वारा, या अंत में और अधिक यथोचित रूप से पहले दो दृष्टिकोणों के संयोजन से वास्तविक रूप से सभी अर्थव्यवस्थाएं अंतिम विकल्प का उपयोग करती हैं, लेकिन बाजार और सरकार की सापेक्ष भूमिकाएं अलग-अलग देशों में भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में बाजार ने अर्थव्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है, जबकि सरकार ने कुछ गतिविधियों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इस प्रकार बाजार तंत्र महत्व प्राप्त कर रहा है। ऐसा ही बदलाव चीन समेत पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन म्यांमार और क्यूबा जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां सरकार अभी भी संसाधन आवंटन समस्या को हल करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। अनिवार्य रूप से बाजार को संसाधनों का उनके सबसे कुशल उपयोग के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एमबीए डिग्री धारकों द्वारा अर्जित वेतन में वृद्धि जारी रहती है, तो अधिक से अधिक छात्र डिग्री अर्जित करना चाहते हैं और अधिक से अधिक संस्थान इस अवसर का लाभ उठाने के लिए ऐसी डिग्री प्रदान करना चाहते हैं। सरकार इसे होने के लिए मजबूर न करे, यह बाजार तंत्र के माध्यम से अपने आप हो जाएगा। सरकार यदि कुछ भी गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक कार्य प्रदान कर सकती है। आर्थिक सिद्धांत के केंद्रीय निगमन के अनुसार कुछ शर्तों के तहत बाजार कुशलता से संसाधनों का आवंटन करते हैं। इस संदर्भ में कुशलता का एक विशेष अर्थ है। सिद्धांत कहता है कि बाजार ऐसे परिणाम देगा कि अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों को देखते हुए किसी और को खराब किए बिना किसी को बेहतर बनाना असंभव है। अमीर देशों में बाजार ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत अभ्यस्त हैं। फिर भी कुछ विस्मय उचित है। आइए हम एक घटना लेते हैं जहां सोवियत योजनाकारों ने पेरेस्ट्रोइका के शुरुआती दिनों में लंदन में एक सब्जी बाजार का दौरा किया था, और वे इस बात से प्रभावित हुए कि वहां कोई कतार, कमी या खराब और अवांछित सब्जियों के ढेर नहीं हैं। उन्होंने अपने मेजबानों को एक तरफ ले लिया और कहा, हम समझते हैं, आपको कहना होगा कि यह सब आपूर्ति और मांग की देन है। लेकिन क्या आप हमें नहीं बता सकते कि वास्तव में क्या हो रहा है? आपके योजनाकार कहाँ हैं और उनके तरीके क्या हैं? वास्तव में आपूर्ति और मांग आरेख रेखाचित्र ही बाजार तंत्र का सार है, द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे आप खंड 4 में परिचित हो जाएंगे। उस स्थान पर जहां वक्र प्रतिच्छेद करते हैं, एक कीमत इस तरह निर्धारित की जाती है कि मांग आपूर्ति के बराबर हो, वहीं और केवल वहीं एक और इकाई के उपभोग से होने वाला लाभ इसके उत्पादन की लागत से बिल्कुल मेल खाता है। यदि उत्पादन कम होता तो अधिक उपभोग करने से होने वाला लाभ उसके उत्पादन की लागत से अधिक होता। यदि उत्पादन अधिक होता
तो अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन की लागत अतिरिक्त लाभों से अधिक हो जाती, तो जिस बिंदु पर आपूर्ति मांग के बराबर होती है वह कुशल एफिशिएंट है। हालांकि बाजार की दक्षता के लिए शर्तें बेहद मांग वाली हैं। वास्तविक दुनिया में कभी भी पूरी की जाने वाली अत्यधिक मांग हस सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि पूर्ण प्रतियोगिता ही कई क्रेता और विक्रेता हो। प्रतियोगी आपूर्तिकर्ताओं से माल अप्रभेद्य होना चाहिए। क्रेताओं और विक्रेताओं को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए और बाजार पूरे होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, बाजार की विफलता व्यापक है। यह 4 मुख्य किस्मों में आता है। एकाधिकार मोनोपोली, अपनी बिक्री को कम करके एक एकाधिकारवादी अपने वस्तु की कीमत बढ़ा सकता है। उसकी बिक्री गिर जाएगी लेकिन उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। खपत और उत्पादन कुशल राशि से कम है, जिससे कल्याण में एक घातक नुकसान होता है। सार्वजनिक वस्तुएं पब्लिक गुड्स, कुछ वस्तुओं की आपूर्ति बाजारों द्वारा नहीं की जा सकती। यदि आप एक नए कोट के लिए भुगतान करने से इनकार करते हैं तो विक्रेता आपको आपूर्ति करने से मना कर देगा। यदि आप राष्ट्रीय रक्षा के लिए भुगतान करने से इनकार करते हैं तो वस्तु को आसानी से रोका नहीं जा सकता है। आप दूसरों को भुगतान करने देने के लिए ललचा सकते हैं। यही तर्क अन्य गैर बहिष्कृत वस्तुओं पर लागू होता है, जैसे कानून और व्यवस्था, स्वच्छ हवा आदि। चूंकि निजी विक्रेता ऐसे सामानों के उत्पादन की लागत वसूल करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वे उनकी आपूर्ति करने में विफल रहेंगे। एक्सटर्नैलिटीज, कुछ वस्तुएं बनाने से प्रदूषण होता है। लागत लोगों द्वारा वहन की जाती है जो यह तय करने में सक्षम नहीं है कि कितना उत्पादन करना है। कुछ वस्तुओं, शिक्षा, एंटी-लॉक ब्रेक का उपभोग करने से क्रेता से परे लाभ फैलता है। फिर से इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा जब बाजार तय करेगा कि कितना उत्पादन करना है। वस्तु बाह्यताओं के मामले में बाजार बहुत कम आपूर्ति करेगा, बुरे के मामले में बहुत ज्यादा। सूचना इंफॉर्मेशन एक विशेष प्रकार की एक्सटर्नैलिटीज के संदर्भ में हाल के आर्थिक सिद्धांत में इस पर जोर दिए जाने के कारण इसका अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि सूचना क्यों मायने रखती है। पुरानी कारों के बाजार पर विचार करें। एक खरीदार विश्वसनीय जानकारी की कमी के कारण कार की कीमत को उसकी स्थिति के बारे में सुराग प्रदान करने के रूप में देख सकता है। यह विक्रेताओं को दुविधा में डालता है। यदि ये कीमतों में कटौती करते हैं तो ये लोगों को केवल यह समझा सकते हैं कि उनकी कारें खराब हैं। जब बाजार विफल होते हैं तो हस्तक्षेप का मामला होता है, लेकिन पहले 2 सवालों का जवाब देना होगा। व्यवहारतः बाजार की विफलता कितनी मायने रखती है और क्या सरकारें विफलता को ठीक कर सकती हैं? बाजार अक्सर अपनी असफलताओं को खुद ही सुधार लेते हैं। अन्य मामलों में एक स्पष्ट विफलता किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। सामान्य तौर पर व्यवहारतः बाजार की विफलता कम मायने रखती है। उदाहरण के लिए, एकाधिकार एक बाजार को कुशल बनने से रोकती है। ये गलत है। एकाधिकार होने का तथ्य यह स्थापित नहीं करता है कि कोई आर्थिक हानि हुई है। यदि एक एकाधिकार को संभावित प्रतियोगिता से प्रवेश से उच्च बाधाओं द्वारा संरक्षित किया जाता है तो यह इसकी कीमतें बढ़ा सकता है और अत्यधिक लाभ कमा सकता है। यदि ऐसा होता है तो एकाधिकार निर्विवाद रूप से हानिकारक है, लेकिन यदि प्रवेश के लिए बाधाएं कम हैं तो वास्तविक संभावित के विपरीत प्रतियोगियों की कमी यह साबित नहीं करती है कि एकाधिकार हानिकारक है। प्रतियोगिता का खतरा इसे इस प्रकार से व्यवहार करने के लिए बाध्य कर सकता है जैसे कि यह एक प्रतियोगी फर्म थी। उदाहरण के लिए, कई अर्थशास्त्री स्वीकार करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट व्यक्तिगत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्यवसाय के कुछ हिस्सों में लगभग एकाधिकारवादी है, फिर भी यह तर्क देंगे कि फर्म उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है क्योंकि इसका बाजार अत्यधिक प्रतियोगी है। प्रतियोगिता के इस लगातार खतरे के कारण कंपनी अपने उत्पादों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी करती है।
इस और अन्य तरीकों से यह इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि इस प्रकार एक प्रतियोगी बाजार में यह एक छोटी फर्म थी। आर्थिक आधार पर भी अन्य बातों की परवाह न करें। इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि राज्य यानी सरकारों और बाजार के बीच की सीमा कहीं होनी चाहिए। एकाधिकार सार्वजनिक वस्तुओं, बाहरीताओं एक्सटर्नैलिटीज, सूचना की कमी और अन्य कारणों से बाजार विफल हो जाते हैं। लेकिन आलोचकों की अनुमति से अधिक बाजार नुकसान को कम करने के तरीके ढूंढते हैं और यह एक ऐसा कार्य है जिस पर सरकारें अक्सर असफल रही हैं। कुल मिलाकर बाजारों के पक्ष में एक मजबूत अनुमान बुद्धिमानी भरा लगता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि अनुभव सहमत लगता है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, वास्तविक दुनिया सरकारों की तुलना में बाजारों पर अधिक निर्भरता रखने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 1.3 प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। एक फर्म के दृष्टिकोण से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को चयन की समस्याओं या फर्मों द्वारा विकल्पों ऑल्टरनेटिव्स और दुर्लभ संसाधनों स्केयर रिसोर्सेस के आवंटन पर लागू अर्थशास्त्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक फर्म या प्रबंधन की एक इकाई के पास उपलब्ध संसाधनों का उस इकाई की गतिविधियों के बीच आवंटन का अध्ययन है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र तर्कसंगत प्रबंधकीय निर्णयों को तैयार करने की समस्या के लिए आर्थिक अवधारणाओं और विश्लेषण के अनुप्रयोग से संबंधित है। निर्णयन डिसीजन मेकिंग लेने और भविष्य फॉरवर्ड प्लानिंग की योजना बनाने दोनों में समस्या के 4 समूह हैं जो निम्नलिखित है। संसाधन आवंटन रिसोर्स एलोकेशन, अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का अत्यधिक दक्षता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। इनमें उत्पादन कार्यक्रम निर्माण और परिवहन की समस्या आदि शामिल हैं। एक फर्म के भीतर संसाधन आवंटन कैसे होता है? स्वाभाविक रूप से फर्म के भीतर एक प्रबंधक यह तय करता है कि उनके संबंधित उपयोगों के लिए संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, जबकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, फर्म के बाहर संसाधन आवंटन निर्णय मुख्य रूप से बाजार के माध्यम से लिए जाते हैं। इस प्रकार फर्म के बारे में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि जो आप निकाल सकते हैं वह यह है कि इसके भीतर संसाधन प्रबंधक द्वारा इस तरह से निर्देशित होते हैं जो फर्म के उद्देश्यों को प्राप्त करें। इसके बारे में इकाई 2 में विस्तार से चर्चा की जाएगी। रहतिया इन्वेंटरी और कतारबद्ध की समस्या, इन्वेंटरी एंड क्वेइंग प्रॉब्लम। इन्वेंटरी समस्याओं में एक अवधि में कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के स्टॉक के इष्टतम स्तर को रखने के बारे में निर्णय शामिल हैं। ये निर्णय मांग और आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए लिए जाते हैं। कतारबद्ध समस्याओं में इन गतिविधियों को न करने से हुए व्यवसाय हानि को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त मशीनों की स्थापना या अतिरिक्त श्रम को काम पर रखने के बारे में निर्णय शामिल हैं। कीमत निर्धारण समस्या प्राइसिंग प्रॉब्लम। फर्म के उत्पादों के लिए कीमतें तय करना एक महत्वपूर्ण निर्णयन प्रक्रिया है। कीमत निर्धारण समस्याओं में अपनाई जाने वाली कीमतों के विभिन्न विधियों के संबंध में निर्णय शामिल हैं। निवेश की समस्या इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। भविष्य की योजना फॉरवर्ड प्लानिंग में निवेश की समस्याएं शामिल हैं। ये समय के साथ दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए नए संयंत्रों में निवेश करना, कितना निवेश करना है, धन के स्रोत आदि। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में अनिवार्य रूप से कुछ प्रमुख विषयों का विश्लेषण शामिल है, जैसे व्यावसायिक फर्म और उसके उद्देश्य, मांग विश्लेषण आकलन और पूर्वानुमान, उत्पादन और लागत विश्लेषण, कीमत निर्धारण सिद्धांत और नीतियां, लाभालाभ बिंदु के विशेष संदर्भ में लाभ विश्लेषण, निवेश निर्णयों के लिए पूंजी बजटिंग, प्रतियोगिता, मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान एक प्रबंधक को उत्पाद चुनने और उत्पादन स्तरों की योजना बनाने के शुरुआती चरण में मदद करते हैं।
मांग लोच का अध्ययन फर्म को अपने उत्पादों के लिए कीमतें निर्धारित करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। लागत का सिद्धांत भी इस विषय का एक अनिवार्य हिस्सा है। नियत संयंत्रों के साथ उत्पादन में बदलाव करने के लिए या उत्पादन की समान श्रृंखला या एक अलग उद्यम में नए निवेश के उद्देश्य के लिए आकलन एस्टिमेशन आवश्यक है। फर्म लाभ के लिए काम करती है और अनुकूलतम या अधिकतम लाभ के करीब सटीक कीमत निर्णयों पर निर्भर करती है। विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत कीमत निर्धारण के सिद्धांत फर्म को कीमत निर्धारण समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाते हैं। लागत पर नियंत्रण, उचित कीमत निर्धारण नीतियां। लाभालाभ विश्लेषण, वैकल्पिक लाभ नीतियां फर्म के लिए लाभ योजना में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें हैं जिन्हें अनिश्चितता की स्थिति में काम करना पड़ता है। इस प्रकार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की दी गई शर्तों के तहत यह पता लगाने की कोशिश करता है कि फर्म के लिए किस कार्यप्रणाली के सबसे अच्छे होने की संभावना है। 1.4 उपयुक्त परिभाषाएं। एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। मैकनेयर और मरियम के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए विचार के आर्थिक तरीकों का उपयोग है। इवान जे डगलस के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अनिश्चितता की स्थिति में फर्म या संगठन के भीतर निर्णयन की प्रक्रिया के लिए आर्थिक सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के अनुप्रयोग से संबंधित है। स्पेंसर और सीगलमैन इसे प्रबंधन द्वारा निर्णयन और भविष्य की योजना बनाने की सुविधा के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रथाओं के साथ आर्थिक सिद्धांत का एकीकरण के रूप में परिभाषित करते हैं। हिलस्टोन्स और रोकवेल के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक फर्मों और अन्य संस्थानों के अभ्यास के लिए आर्थिक सिद्धांत और विश्लेषण का अनुप्रयोग है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के इन सभी विवरणों में एक सामान्यता है, जो यह है कि इसके अंतर्गत अनिश्चितता के माहौल में फर्म के उद्देश्यों को अधिकतम करने के लिए सूचित निर्णयन के लिए विश्लेषण के तंत्र का उपयोग किया जाता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषण के तंत्र का प्रयोग करके लिए गए निर्णयों की आवेगपूर्ण या भावपूर्ण होकर लिए जाने वाले निर्णयों की तुलना में अधिक सफल होने की संभावना है। 1.5 प्रबंधकीय अर्थशास्त्र और अन्य विषय। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड अदर डिसिप्लिन्स। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अध्ययन के विभिन्न अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जैसे व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की जड़ें व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत से निकलती हैं। कीमत सिद्धांत, मांग की अवधारणा और बाजार संरचना के सिद्धांत प्रबंधकीय अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ राज्य हैं। इसका एक व्यवहारिक पूर्वाग्रह है, क्योंकि यह उद्यमों की वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को लागू करता है। समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इस क्षेत्र की प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के लिए बहुत कम प्रासंगिकता है, लेकिन कम से कम इसका एक हिस्सा जैसे राष्ट्रीय आय पूर्वानुमान प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में शामिल है। उत्तरार्ध व्यावसायिक स्थिति विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता हो सकता है, जो बदले में विशिष्ट उत्पाद समूहों की मांग के पूर्वानुमान के लिए एक मूल्यवान आगत हो सकता है। संचालन अनुसंधान ऑपरेशंस रिसर्च इस क्षेत्र का उपयोग प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में सभी संभावनाओं पॉसिबिलिटीज में से सर्वश्रेष्ठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। व्यवसाय और उद्योग में निर्णय लेने में रैखिक प्रोग्रामिंग एक बड़ी सहायता है, क्योंकि यह मशीन शेड्यूलिंग पर सुविधाओं के निर्धारण, वस्तुओं के वितरण और अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण आदि जैसी समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकती है। निर्णयन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग अनिश्चितता के तहत निर्णयन या चयन लेने की समस्याओं से निपटने के लिए निर्णय सिद्धांत विकसित किया गया है। आर्थिक सिद्धांत एकल लक्ष्य की धारणाओं पर आधारित है, जबकि निर्णय सिद्धांत प्रबंधन की वास्तविक दुनिया में लक्ष्यों की बहुलता और अनिश्चितता की प्रेरणा को पहचानकर नए आधारों को तोड़ता है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी
सिद्धांत के अनुभवजन्य परीक्षण में मदद करती है। इसकी सहायता से मांग और लागत फलनों उत्पादन, बिक्री या वितरण से संबंधित बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र सांख्यिकीय विधियों पर बहुत अधिक निर्भर है। प्रबंधन सिद्धांत और लेखांकन मैनेजमेंट थ्योरी एंड अकाउंटिंग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत फर्म के सिद्धांत में लाभ के अधिकतमकरण को एक केंद्रीय अवधारणा माना गया है। हाल के वर्षों में संगठन सिद्धांतकारों ने उद्यम के उद्देश्य के रूप में अधिकतम के बजाय संतोषजनक के बारे में बात की है। लेखांकन आंकड़े और विवरण व्यवसाय की भाषा का निर्माण करते हैं। वास्तव में यह कड़ी इतनी करीब है कि प्रबंधकीय लेखांकन अपने आप में एक अलग और विशिष्ट क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। आर्थिक विश्लेषण इकोनॉमिक एनालिसिस 1.6 आर्थिक गतिविधि संसाधनों की कमी के कारण साध्य एंड्स को साधन मीन्स से मिलाने का हास्य एंश को सामन मीन्स से निरंतर प्रयास है। साध्य और उनकी प्राथमिकताओं को देखते हुए अनुकूलतम आर्थिक गतिविधि साध्यों साधनों और उनके अभाव की प्राप्ति को अधिकतम करना या संसाधनों के उपयोग को कम करना है। प्रबंधन द्वारा निर्णयन का स्वरूप वास्तव में आर्थिक है, क्योंकि इसमें विकल्पों के एक समुच्चय सेट के बीच चयन निहित हैं। कार्रवाई के वैकल्पिक तरीका अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अनुकूलतम निर्णय लेना उद्देश्यों और बाधाओं पर विचार करते हुए अनुकूलतम आर्थिक चयन का कार्य है। यह निम्नलिखित प्रकार के आर्थिक विश्लेषण की अवधारणाओं उपदेशों उपकरणों और तकनीकों के माध्यम से प्रबंधकीय निर्णयों के मूल्यांकन को सही ठहराता है। व्यष्टि और समष्टि विश्लेषण माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस व्यष्टि विश्लेषण में चयन की समस्या एकल व्यक्तिगत संस्थाओं जैसे उपभोक्ता एक निर्माता एक बाजार आदि पर केंद्रित होती है। समष्टि विश्लेषण समग्र रूप के समस्या से संबंधित है, जैसे राष्ट्रीय आय सामान्य कीमत स्तर आदि। आंशिक और सामान्य संतुलन विश्लेषण पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस स्थिर संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए आर्थिक समस्या का भाग एक समय में विश्लेषण किया जा सकता है, यह मानते हुए कि अन्य चीजें समान रहती हैं। यह आंशिक संतुलन विश्लेषण है। सामान्य संतुलन विश्लेषण में दिए गए या अन्य चीजें समान शेष की धारणा को शिथिल किया जा सकता है और घर के बीच अन्योन्याश्रितता इंटरडिपेंडेंस या पारस्परिकता इंटरैक्शन की अनुमति दी जा सकती है। स्थैतिक तुलनात्मक स्थैतिक और गतिशील विश्लेषण स्टैटिक कंपैरेटिव स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस यह समय आयाम के संदर्भ में है। किसी समस्या का विश्लेषण निम्न तरीके से किया जा सकता है। एक समय में कोई परिवर्तन नहीं होने देना स्थिर एक समय में सभी परिवर्तनों के लिए एक बार अनुमति देना तुलनात्मक स्थिर समय की अवधि गतिशील में लगातार परिवर्तन की अनुमति देना। यथार्थमूलक और आदर्शक विश्लेषण पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस यथार्थमूलक आर्थिक विश्लेषण में समस्या का विश्लेषण सिद्धांतों के आधार पर वस्तुनिष्ठ शब्दों में किया जाता है। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में समस्या का विश्लेषण कीमत निर्णय मानदंडों नॉर्म्स के आधार पर किया जाता है। सरल शब्दों में यथार्थमूलक विश्लेषण यह है कि यह क्या है और आदर्शक विश्लेषण यह क्या होना चाहिए है। उदाहरण के लिए निजी भारतीय उद्यमों में सीईओ सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी से 15 गुना अधिक कमाते हैं। यह एक यथार्थमूलक कथन है। एक आदर्शक बयान यह होगा कि सीईओ को सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी का 4 से 5 गुना भुगतान किया जाना चाहिए। 1.7 मूलभूत विशेषताएं निर्णयन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिसीजन मेकिंग प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णयन के लिए पारंपरिक अर्थशास्त्र और निर्णयन विज्ञान के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र और निर्णयन से परिचित होने का सबसे अच्छा तरीका वास्तविक दुनिया की निर्णय समस्याओं का सामना करना है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का केस भारत आकार और भविष्य में विकास क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े खुदरा बाजारों में से एक है।
वॉलमार्ट इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खुदरा कंपनी जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1982 में सैम वाल्टन द्वारा की गई थी और वर्ष 1969 में शामिल की गई थी, ने इस क्षमता को देखा और विदेशी बाजारों में प्रवेश करने के विभिन्न जैसे रणनीतिक साझेदारी, संयुक्त उद्यम एफडीआई, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आदि विकल्पों में से चुनने का फैसला किया। संयुक्त उद्यमों को कई आर्थिक और नियामक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए नए बाजार में प्रवेश करने के पहले चरण के रूप में चुना गया था। भारत में बहु ब्रांड खुदरा बिक्री में 100% एफडीआई की अनुमति नहीं थी। इसने 2007 में भारतीय उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कैश एंड कैरी होलसेल आउटलेट स्थापित करके भारत में प्रवेश करने का निर्णय लिया, जहां उसने भारतीय रिटेल को आपूर्ति देने की योजना बनाई, जिससे उसे भारत के उपभोक्ता बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन इससे वॉलमार्ट का सपना पूरा नहीं हुआ और यह वेंचर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और 2014 में खत्म हो गया। इधर वॉलमार्ट को दो विकल्पों में से निर्णय लेना था, भारत छोड़ने या वापस रहने के लिए। वॉलमार्ट ने पीछे रहने का फैसला किया क्योंकि उसने उपभोक्ता बाजार की क्षमता को देखा और उसने पहले से ही बहुत अधिक निवेश किया था। यह अलग अलग विकल्पों को देखता रहा और फिर 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी $16 अरब करीब 1.05 लाख करोड़ रुपए में खरीद ली। फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण करने का निर्णय अच्छी तरह से सोचा गया था क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक है जो भारत के उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या तक पहुंच प्रदान करेगी और दूसरी ओर अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी अमेज़न को सीधी प्रतिस्पर्धा देने में मदद करेगी। इस प्रकार की प्रमुख निर्णय लेने की समस्याओं का व्यवसाय जगत में प्रबंधकों द्वारा सामना किया जाता है और प्रबंधकों को फर्म के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना होता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की मूलभूत विशेषताओं को अब इस प्रकार गिना जा सकता। यह एक आर्थिक स्वरूप के निर्णयन से संबंधित है। यह चरित्र में व्यष्टि आर्थिक है। यह बड़े पैमाने पर आर्थिक अवधारणाओं और सिद्धांतों के उस निकाय का उपयोग करता है जिसे फर्म के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह लक्ष्य उन्मुख और निर्देशात्मक है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र वैचारिक और मापीय दोनों है। इसमें माप के साथ सिद्धांत शामिल है। 1.8 सारांश फर्मों द्वारा अपनी लाभप्रदता में सुधार के लिए प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। यह चयन की समस्याओं और फर्मों द्वारा दुर्लभ संसाधनों के आवंटन पर लागू अर्थशास्त्र है। यह आर्थिक सिद्धांत के अनुप्रयोग और निर्णय विज्ञान के विश्लेषण के उपकरणों को संदर्भित करता है ताकि यह जांचा जा सके कि कोई संगठन अपने उद्देश्य को सबसे अधिक कुशलता से कैसे प्राप्त कर सकता है। प्रबंधकीय निर्णयों का मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के आर्थिक विश्लेषण की अवधारणाओं, उपकरणों और तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। यह अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।